हेलो स्टूडेंट, आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासें चालू हो चुकी हैं ऑनलाइन। जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चल रहे हैं मौर्यकाल। तो मौर्यकाल जो चैप्टर है, पहली चीज़ हम उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि इससे हमें क्या होता है कि पूरी चैप्टर की समझ हमें आ जाती है और एक आसानी रहती है पढ़ने में। तो हम मौर्यकाल, तो मौर्यकाल में इसके जानने के स्रोत, इसके पहले जानने के स्रोत क्या क्या स्रोत हैं। पहली चीज़ साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। किसी भी काल को जानकारी करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत एंशिएंट में। और फिर इसके बाद राजनीतिक दशाएं। राजनीतिक दशाएं में कौन कौन राजा हुए मौर्यकाल में। तो पहले हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे हैं बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, फिर बृहदत्त। तो अशोक और बृहदत्त दो ऐसे शासक थे, अशोक और दशरथ दो ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, मतलब बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, देवा नाम की उपाधि इन्होंने धारण की थी, देवा नाम की उपाधि इन दो शासकों ने, अशोक और दशरथ ने। और जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? बृहदत्त। इसी बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब हम आ जाते हैं मौर्य काल का प्रशासन। प्रशासन में मौर्य काल में किस प्रकार का प्रशासन था? केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय या राज्यीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन लोग आते थे? एक थे पहले मंत्रिणा, इसके बाद था मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के बाद जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, तीर्थ, अध्यक्ष, नगर प्रशासन, न्यायाधीश, गुप्तचर और सैन्य, ये सारे केंद्रीय प्रशासन में नियुक्त किए जाते थे। इसी प्रकार राज्य का प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन में इसी प्रकार के अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद मौर्य काल का हम आएंगे हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन। समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में कैसे क्या कहते हैं कि एक पर्ण नाम का जो सिक्का चला था उसका उपयोग कैसे हुआ। फिर मौर्य काल का पतन। आगे मौर्य साम्राज्य। अब ये मौर्य साम्राज्य शब्द आपने अभी तक देखा होगा कि अभी तक साम्राज्य शब्द का उल्लेख जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो पीछे पढ़ चुके हैं कि मौर्य अभी तक साम्राज्य शब्द का उल्लेख नहीं आया था। ये समझिए मौर्य काल पूरे भारत के इतिहास का पहला साम्राज्य था, इसलिए इसे पहली बार साम्राज्य स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो भी थे वो जन थे, जन के बाद आपके जनपद, और बौद्ध काल में कुछ गणराज्य भी हुए। ठीक। अब मौर्य साम्राज्य के जो मैंने आपको जो ऊपर रूपरेखा बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या क्या हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में किसके साहित्य से जानकारी मिलती है? साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन। बौद्ध काल में बौद्ध ग्रंथों में महावंश। ये महावंश में जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, इसकी हमें जानकारी मिलती है। और दिव्यादान, ये बिंदुसार के राज्यसभा का, इसमें बिंदुसार की राज्यसभा का वर्णन मिलता है। अब महाबोधि वंश में कैसे चंद्रगुप्त एक जगह मतलब कि आक्रमण करते हैं, तो उस विषय में जानकारी मिलती है कि हमें बीच में एकदम आक्रमण नहीं करना चाहिए, किनारे से
मतलब किनारे को जो है किनारे से साफ करते हुए आक्रमण करना चाहिए। जैसे एक खीर का कटोरा होता है, और अगर आप बीच से खाएंगे और वो गर्म हो, और अगर आप उसे बीच से खाएंगे तो आप जलेंगे। इसी प्रकार इसमें चंद्रगुप्त को समझाने की एक कहानी से प्रेरित है। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। और जैन ग्रंथ में हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का छत्री बताया गया है। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ या कुलीनहीन बताया गया है। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख और मृदभांड। अभिलेख कौन कौन से थे उस समय के? एक था पहला 100 गोरा का अभिलेख, ये हमें गोरखपुर से मिला है, ये चंद्रगुप्त के समय का है। और महास्थान अभिलेख जो इस समय वर्तमान में बंगाल में है, ये भी चंद्रगुप्त के समय का है। और मेन इम्पॉर्टेंट है अशोक के अभिलेख। तो अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे, पहले शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। इसके बाद हम आते हैं मृदभांड। तो इस समय मृदभांड उत्तरकाली पाली वाले मृदभांड पाए गए थे।